सबसे बड़ी विडंबना हमारे देश की है हद से ज्यादा लचीला कानून। इतना लचीला है कि चंद पैसे दो और कितना भी बड़े से बड़ा जुर्म किया हो आपको सजा नहीं होगी। ऐसे ही केस के फैसले जो अदालत गलत दे देती है, एक के बाद दूसरा जुर्म होता है। मैं जानती हूँ आपने सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का केस तो पक्का सुना ही होगा। सोनम रघुवंशी वही लड़की जिसने अपने पति को शादी के 2 महीने के अंदर ही हनीमून से पहाड़ी से धक्का दे करके मार डाला था अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड के चक्कर में। अगर आपको पता ना हो तो सोनम रघुवंशी अब अदालत से रिहा कर दी गई है और बिल्कुल ही फ्री है। और जो केस मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो है केतन अग्रवाल मर्डर केस। तो शुरू से शुरू करते हैं। पुणे महाराष्ट्र में एक जगह है बिबवेवाड़ी। वहाँ पर एक मारवाड़ी परिवार रहता है। पिता का नाम परवीन गोयल, माता का नाम पूजा गोयल। इनके 3 बच्चे हैं जिसमें 2 बहनें और एक भाई है। पिता परवीन का काफी अच्छा ड्राई फ्रूट्स का व्यापार है और काफी रईस लोग हैं ये लोग। इनकी एक बेटी है जिसका नाम है सिया गोयल। ये केस की मुख्य किरदार है। सिया गोयल की उम्र 20 साल की है और हम ये जानते हैं कि 20 साल की उम्र ना ही बहुत बड़ी ना ही बहुत छोटी होती है। यहाँ एक व्यक्ति अपना भला बुरा सोचना शुरू कर देता है और यही उम्र होती है जहाँ लोग अपना करियर देखते हैं, आगे फ्यूचर का सोचते हैं। पर यही उम्र होती है जहाँ प्यार भी परवान चढ़ता है। पर क्या वो प्यार होता है जो किसी को दुख देकर किया जाए, या ये कहूँ कि किसी की जान को लेकर क्या कभी प्यार हो सकता है? तो यहाँ से कहानी शुरू होती है। सिया एक बार बड़ी हाई क्लास पार्टी में गई थी जो कि दिवाली 2025 की पार्टी। वहाँ पर उसके काफी दोस्त आए हुए थे और मोस्टली वो सबको जानती थी। पर वहाँ पर एक लड़के की मुलाकात उससे होती है। इस लड़के का नाम है चेतन चौधरी और इसकी उम्र है 22 साल। ये हमारा मुख्य किरदार नंबर 2 है। चेतन भी पुणे के कोंडवा इलाके में रहने वाला व्यक्ति था जिसकी अपनी खुद की बेकरी शॉप थी और उसका परिवार भी समृद्ध था, पर शायद सिया जितना नहीं। यहाँ से सिया और चेतन के बीच काफी बातें हुई, नंबर भी एक्सचेंज हुए, एक दूसरे को ग्रुप में ऐड किया और यहाँ से वे लोग दोस्त बन गए। पर सिया और चेतन दोनों के मन में उसी दिन से एक दूसरे के लिए कुछ फीलिंग्स जग चुकी थी। पार्टी के बाद दोनों घर गए पर एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे थे, तो दोनों ने फिर से मिलने का प्लान बनाया और फिर डेट पर मिले और धीरे धीरे ये मुलाकातें बढ़ने लगी। धीरे धीरे दोस्तों को भी पता चला और उन लोगों ने भी इनके अफेयर को बढ़ावा दिया, जैसे कि हर कोई ग्रुप में करता ही है। सिया ये कभी नहीं जानती थी कि उसके घर वाले इस रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे। खैर, सब कुछ पीछे छोड़कर दोनों अपना अफेयर कंटिन्यू करते रहे। पर कहते हैं ना, ऐसे अफेयर काफी देर तक छिपाए नहीं छिपते। धीरे धीरे बात सिया के घर में भी पता चलने लगी। पहले तो सिया के पापा और मम्मी लोगों ने इग्नोर किया, पर जब बात आगे बढ़ने लगी और इन लोगों का मिलना ऐसे ही चलता रहा तो परवीन गोयल सिया के पिता ने एक कठोर फैसला किया। उन्होंने सिया की शादी की बात चलाई, काफी घरानों में पूछा देखा, पर कोई भी रिश्ता उनको अपने लड़की के कंपैटिबल लग ही नहीं रहा था। यहाँ पर एंट्री होती है सिया की बुआ रेनू मित्तल की। बुआ रेनू ने बताया कि आप हर जगह तो ढूंढ रहे हैं, पर आपने अपने सबसे पास के लोगों को तो ढूंढा ही नहीं। परवीन गोयल समझे नहीं, तो रेनू मित्तल ने फिर परिचय दिया अग्रवाल फैमिली का, जो कि पुणे के गाहुंजे इलाके में रहा करते थे। इस फैमिली में कुल टोटल 5 लोग थे। विशाल अग्रवाल, राखी अग्रवाल दोनों पति पत्नी थे। इनके 2 बच्चे थे, लड़की संजना अग्रवाल और लड़का केतन अग्रवाल जिसकी उम्र 26 साल थी। और यहाँ पे इनके दादा भी साथ में रहा करते थे। केतन के पिता का भी अपना काफी अच्छा व्यापार था और पुणे में सक्सेस ग्रुप नाम से बड़ी जानी मानी रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक थे। केतन अग्रवाल भी सक्सेस ग्रुप कंपनी के डायरेक्टर और सीईओ थे और अपनी कंपनी की बागडोर को केतन अग्रवाल ने अपने हाथ में लिया हुआ था। तो यहाँ पे रेनू मित्तल ने केतन का रिश्ता प्रवीण को सुझाया और प्रवीण गोयल भी अग्रवाल फैमिली को काफी पहले से जानते थे क्योंकि उनके काफी अच्छे बिजनेस टर्म्स थे। तो प्रवीण गोयल ने ज्यादा देर नहीं की और सिया का रिश्ता लेकर अग्रवाल फैमिली में गए। केतन की फैमिली में सबको सिया बहुत पसंद आई और ट्रस्ट मी यार, जब भी मैं इस लड़की का नाम ले रही हूँ सिया, मुझे इतना गंदा लग रहा है कि भगवान सीता के नाम पर इसका नाम रखा गया था और इसने रावण से भी गिरा हुआ काम किया है। खैर, दोनों परिवारों में रिश्ता तय हो गया क्योंकि दोनों परिवार मारवाड़ी थे और सबसे बड़ी बात है स्टेटस भी मैच हो रहा था। इधर जब सिया को इस बात का पता चला कि उसके पापा उसका रिश्ता तय करके आ गए हैं और घर में आकर बस डिसीजन सुना दिया है कि वहाँ शादी करनी है, तो इधर सिया की पूरी जिंदगी ही पलट गई। एक तरफ चेतन का प्यार और दूसरी तरफ परिवार का प्रेशर।
सिया चेतन को कभी छोड़ना नहीं चाहती थी और केतन से कैसे पीछा छुड़ाए उसे समझ नहीं आ रहा था। इधर सिया के घर में क्योंकि मोस्टली सबको पता चल ही चुका था सिया और चेतन के रिलेशनशिप के बारे में, तो परिवार वालों ने सोचा कि लड़की कोई बड़ा गलत कदम उठा ले और परिवार की नाक कट जाए उससे पहले ही सिया की शादी करा देते हैं। तो उन्होंने फरवरी 2026 में एंगेजमेंट करा दी आनंद फानंद में। आप खुद सोचिए कितने रेड फ्लैग्स जो माता पिता को मिले थे, कितने ही रेड फ्लैग्स खुद सिया को भी मिले थे। आप खुद सोचिए चेतन और सिया 2025 की दिवाली में मिले थे और 2025 में दिवाली नवंबर में पड़ी थी। वहाँ से उनका अफेयर शुरू हुआ और सिर्फ 3 महीने में ही मतलब फरवरी 2026 में ही सिया की शादी कहीं और तय कर दी गई और एंगेजमेंट भी हो गई। ऐसा क्या प्यार था सिया और चेतन का कि 3 महीने में ही इतना ज्यादा बढ़ गया कि किसी की जान ही ले ली दोनों ने मिलके। और क्या ही आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हो एक 20 साल की लड़की और एक 22 साल के लड़के से। खैर क्या ही कह सकते हैं, सीधे केस पर आते हैं। यहाँ फरवरी में खूब धूमधाम से केतन और सिया की सगाई हुई। उसके बाद इनका रिश्ता पब्लिकली ऑफिशियल हो चुका था। सिया की फोटोज देखो कितनी खुश लग रही है बाहर से, पर सही कहा है किसी ने, चेहरे पर मत जाओ, चेहरे पर नकाब होते हैं। और खुद देखिए कितनी खुश है बाहर से, सगाई में कितनी ज्यादा चहक रही है और अंदर से सिर्फ इस आदमी से छुटकारा पाना चाहती है। अब सिया को लगा कि सगाई हो गई है तो शादी घर वाले अभी नहीं कराएंगे क्योंकि अभी मैं छोटी हूँ, 2-3 साल तो मुझे कम से कम देंगे ही। पर सिया को ये चीज कहाँ पता थी कि शादी भी उसके परिवार वालों ने इसी नवंबर 2026 में ही तय कर दी गई है। जैसे ही पता लगा उसको एक बड़ा झटका लगा। अब सिया के मन में कई सारे सवाल आने लगे कि ऐसा क्या करूं कि केतन से मेरी सगाई टूट जाए और मुझ पे नाम भी ना आए। इधर केतन, उसकी बहन सिया और उसके भाई बहन एक साथ प्लान बनाया बाली जाने का, जहाँ पर सिया और केतन को प्री वेडिंग शूट करना था। पर सिया बाली जाना ही नहीं चाहती थी। तो जब सब लोग मिलकर घर से निकले तो सिया ने एक जगह पर गाड़ी रुकवाई और वॉशरूम का बहाना बनाकर अंदर चली गई। वहाँ जाकर उसने केतन का पासपोर्ट फाड़कर फ्लश कर दिया। बाहर आकर जब केतन से पूछा कि पासपोर्ट नहीं मिल रहा है तुम्हारा, तो केतन को अच्छे से आता कि बैग में ही रखा था, पर अब वो वहाँ नहीं है। तो इस वजह से बाली का प्लान कैंसिल हो गया। केतन किसी न किसी बहाने से सिया को और जानने की कोशिश कर रहा था, उसकी पसंद, उसकी नापसंद, उसको खूब सारे सरप्राइज देता था, टाइम टाइम पर उसकी केयर करता था क्योंकि उसकी वह होने वाली वाइफ थी। पर यही कंसर्न, यही सरप्राइजेस सिया को बिल्कुल कैद जैसे लग रहे थे और वो हर मुमकिन कोशिश करती थी कि केतन को कैसे खुद से दूर रखा जाए और अपने पास ना आने दिया जाए। अब दिन आया 31 मई 2026 का, यही पिछले महीने का दिन। केतन ने प्लान बनाया लोहागढ़ फोर्ट जाने का, जो कि पुणे में ही है। केतन को ट्रैकिंग का बहुत शौक था और वह ट्रैकिंग काफी पसंद किया करता था। काफी पहाड़ियां भी चढ़ चुका था, उसको अंदाजा था इस किले का। यह किला 2000 साल पुराना है और 3389 ऑल्टीट्यूड की हाइट पर है। यहाँ पर केतन और सिया दोनों अकेले गए। जब इस किले पर वो चढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ पर एक ऐसा स्पॉट आया जहाँ पर सिया के दिमाग में एक ऐसा आइडिया आ चुका था कि कैसे केतन से पीछा छुड़ा सकते हैं। उसके दिमाग में सोनम रघुवंशी का केस आया कि उसने अपने पति को पहाड़ी से धक्का दे दिया था जिससे वह मर गया था। अब यही चीज सिया ने भी सोच ली और वहाँ से ट्रैकिंग करके दोनों घर वापस आ गए। पर अब सिया प्लान बना चुकी थी कि कैसे वो केतन को पहाड़ी से धक्का दे देगी जिससे किसी को शक भी नहीं होगा और ऐसा प्रिटेंड करेगी कि सेल्फी लेने के चक्कर में वह किले से नीचे गिर गया। इधर सिया ने ये प्लान चेतन से भी डिस्कस किया और होना क्या था, दोनों लोग इस प्लान में शामिल हो गए। अब सिया से वेट नहीं हो रहा था। अब वो हमेशा यह सोचती रहती कि ऐसा क्या प्लान बनाऊं कि हम दोबारा दोनों लोग उसी किले पर जाएं। 31 मई के बाद 4 जून को सिया ने फिर से पूछा केतन से उसी किले पर दोबारा चलने के लिए। केतन ने अपने पेरेंट्स से पूछा तो पेरेंट्स ने मना कर दिया कि अभी अभी वहाँ जाकर आए हो, बार बार जाना सही नहीं है और सिया से भी मना कर दो। तो जो प्लान सिया ने बनाया था 4 जून का, केतन के माँ बाप की वजह से कैंसिल हो गया और केतन बच गया। पर सिया कहाँ मानने वाली थी। सिया ने फिर जिद करी और दूसरा प्रयास किया 14 जून को। सिया ने कहा हमारी शादी होने वाली है, हम प्री वेडिंग शूट के लिए बाली तो जा नहीं पाए। मैंने सोचा है कि मुझे वह किला बहुत पसंद आ गया है और तुमको भी पसंद है, तो हम दोनों वहाँ जाकर प्री वेडिंग शूट कर लेते हैं। केतन भी इस बारे में मान गया। क्या हुआ कि उस दिन प्री वेडिंग की लोकेशन देखने के लिए केतन और सिया अकेले ही उस किले पर गए। केतन तो नजारे ले रहा था किले के और सोच रहा था कि कौन सा स्पॉट बेस्ट रहेगा प्री वेडिंग शूट के लिए और अपना सिया के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। पर इधर सिया ऐसा स्पॉट देख रही थी जहाँ से वह उसको धक्का दे दे। वे दोनों ऊंचाई पर जाते जा रहे थे। एक ऐसा स्पॉट आया जहां सिया को लगा कि यहाँ पर कोई नहीं देख रहा है और यह जगह एकदम सही है प्लान को अंजाम देने के लिए।
सिया ने केतन से कहा कि थोड़ी देर रुक जाते हैं और दोनों किले की दीवार पर बैठ गए। जब सिया ने देखा कि केतन बिल्कुल ही बेपरवाह हो गया है और बातों में लगा हुआ है, तो उसने केतन को धक्का दे दिया। पर शायद भगवान जी भी केतन को मौका देना चाहते थे, या ये कहो कि वह सिया को मौका देना चाहते थे। अब भी समय है, सब कुछ सही कर लो। हुआ क्या वहाँ पर कि जैसे ही सिया ने धक्का दिया, वहीं पास में एक पेड़ था जो कि किले की दीवार के पास था। केतन उससे जाकर लटक गया। जब सिया ने देखा कि केतन मरा नहीं है, तो उसने अपने आप को संभाला और उसको ऊपर खींच लिया। जब केतन ने उससे पूछा कि तुमने मुझे धक्का क्यों मारा, तो उसने बहाना बना दिया कि यहाँ पर एक सांप था और उस सांप से तुमको बचाने के लिए मैंने तुमको धक्का दिया था, पर मैं ये नहीं जानती थी कि तुम पीछे गिर जाओगे। मैं भी बहुत ज्यादा डर गई थी कि कहीं मैं तुमको खो ना दूं। और इधर सिया ने चेतन को फिर से अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। कायदे से तो केतन को थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए था, पर केतन की आंखों में भी प्यार का चश्मा चढ़ा हुआ था। उसने तो सिया का शुक्रिया किया और उसकी जान बचाने के लिए उसके प्यार में और ज्यादा गिर गया। केतन ने ये बात अपने घर पर भी आके बताई, लेकिन पता नहीं क्यों केतन के घर में भी ये बात किसी को अजीब नहीं लगी। पर यहाँ सिया बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी, क्योंकि एक के बाद एक उसका हर एक प्लान फेल होता जा रहा था। अब वो और ज्यादा डेस्परेट हो गई थी केतन को मारने के लिए। उसने अपने बॉयफ्रेंड चेतन से कांटेक्ट किया कि मैं ये काम अपने आप नहीं कर सकती हूँ, तुम्हारी हेल्प लगेगी। अगर वो फिर बच गया तो मुझ पर शक होगा और इस बार मैं उसको खत्म ही करना चाहती हूँ। चेतन भी मान गया। दिन आया 18 जून 2026 का। सिया ने कहा कि मेरा बर्थडे आने वाला है 19 जून को और मैं चाहती हूँ कि मेरा बर्थडे उसी किले पर मनाऊं, तुम्हारे साथ और अपने दोस्तों के साथ। तो इधर केतन ने फिर से अपने घर में पूछा। इस बार केतन के परिवार में भी सब लोग मान गए, क्योंकि सिया का बर्थडे था। सिया और केतन फिर से किले पर गए, पर इस बार सिया अकेले नहीं थी। सिया के साथ पीछे पीछे चेतन भी किले में एंटर कर गया। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मुझे न्यूज से पता चला है कि पूरे किले में बस एंट्री के टाइम ही सीसीटीवी कैमरा लगा है, फिर पूरे किले में कहीं भी सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे हैं। तो चेतन भी सिया के पीछे पीछे किले में घुस गया, अपना मुंह कवर करके। मतलब उसने इतनी गंदी गर्मी में हुडी पहनी हुई थी और अपना सर ढक रखा था हुडी की कैप से और हेडफोन पहन रखे हुए थे। जहाँ जहाँ सिया जाए वहीं वहीं चेतन भी पीछे पीछे जाने लगा। एक स्पॉट ऐसा आया जहाँ आसपास कोई भी पेड़ नहीं था, जगह भी सुनसान थी और ऐसा कोई भी साइन नहीं था जिससे अगर धक्का दिया जाए केतन को तो वह दोबारा बच जाए। और सिया यह जान गई और उसने सोचा कि यही परफेक्ट जगह है जहाँ केतन को धक्का दिया जा सकता है। सिया ने फिर बहाना बनाया और केतन और सिया दोनों साथ साथ रुक गए। इतनी देर में पीछे से चेतन भी आ गया। जितनी देर में केतन कुछ समझ पाता कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है उसके साथ और ये आदमी कौन है यहाँ पे, दोनों लोगों ने मिलकर, मतलब चेतन और सिया ने मिलकर बेचारे केतन को किले से धक्का दे दिया। इस बार केतन के बचने का कोई चांस ही नहीं था। केतन 3000 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरते ही उसकी मौत हो गई होगी। इधर चेतन निकल गया। सिया ने अपना नाटक शुरू कर दिया, रो रो कर पब्लिक को इकट्ठा करा और खुद बेचारी बनकर बोलने लगी, मेरा मंगेतर पहाड़ी से नीचे गिर गया है, पुलिस को फोन किया जाए। सिया ने भी अपने घर में पापा को सबसे पहले फोन किया और सारी बात बताई। फिर सिया के पापा ने केतन के घर पर बात करी और दोनों परिवार आनन फानन में किले पर जा पहुंचे। पुलिस आ गई। पुलिस अपना काम कर रही थी। काफी तलाश करी गई, पर इतना गहरा किला था कि उस दिन डेड बॉडी मिली ही नहीं। केतन के घर में उसकी बहन और पिता को एक चीज बहुत अजीब लग रही थी कि सिया जब भी रो रही है, रोने में वह दर्द नहीं है जो एक मंगेतर के मरने पर होना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि वो ऊपर ऊपर से रो रही हो, पर दोनों ने इग्नोर किया। 3 दिन बाद केतन की डेड बॉडी पुलिस को मिली, पोस्टमार्टम हुआ और बॉडी घर वालों को सौंप दी गई। घर में मातम का माहौल था। सिया भी अपने होने वाले ससुराल में ही थी। सिया ने भी रो रो कर बुरा हाल किया हुआ था। जब एक एक करके सारे रिलेटिव्स चले गए घर से, तो केतन की बहन ने सिया जब रो रही थी तभी अचानक से पूछा कि भाई कैसे गिरा था, क्या हो गया था। ये क्वेश्चन सिया ने अचानक एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अचानक उससे पूछ लिया जाएगा। तो सिया हड़बड़ा गई और यही चीज केतन की बहन ने पकड़ ली। वह अपने पापा के पास गई और सारी बात बताई। पापा भी सिया पर पहले से शक कर रहे थे और पिछली बातों को 2 और 2 4 करने में दोनों को टाइम नहीं लगा। तुरंत ही केतन के पापा पुलिस स्टेशन पहुंचे। एसपी से डायरेक्ट बात करी क्योंकि उनकी पहुंच थी। उन्होंने अपना शक सिया पर जताया और कहा कि इसको भी खंगालो, मुझे शक है कि कुछ छुपा रही है। जब पुलिस ने सिया के एंगल से जांच शुरू की तो एक एक करके पत्ते खुलने लगे। सबसे पहले कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले गए सिया के, तो उसमें पाया कि सिया ने 1 जनवरी से लेकर 18 जून तक कुल 2004 कॉल एक ही नंबर पर किए थे। और पुलिस ने जब नंबर की डिटेल निकाली तो पाया कि ये नंबर चेतन के नाम पर है। पुलिस समझ गई कि यहाँ क्या मसला है। सोचो,
6 महीने में 2004 कॉल किसी को करना, मतलब पूरे ही दिन फोन में लगे रहते थे दोनों। तो जब पुलिस ने चेतन को रूल आउट किया तो पाया कि चैट्स और कॉल से दोनों काफी तगड़े रिलेशनशिप में लगते हैं। पर 18 तारीख की चेतन की लोकेशन अपने बेकरी शॉप पर ही दिखा रहा था। मतलब पुलिस वालों के लिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि कैसे इससे सच उगलवाया जाए। जब पुलिस इसकी बेकरी पहुंची तो वहां पता चला कि केतन अपने एक वर्कर का फोन लेकर गया हुआ था कुछ दिन के लिए छुट्टी लेकर। जब उस वर्कर के नंबर को लोहागढ़ फोर्ट के सेल टावर से मिलाया गया तो पता चला कि यह नंबर तो उसी जगह एक्टिव है। बस अब इसी बेसिस पर चेतन को पकड़ लिया गया और दूसरी तरफ सिया को भी पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया। जब सिया ने स्टेशन में चेतन को देखा तो वे समझ गई कि हमारा खेल खत्म हो चुका है और अब सच बताने में ही सबकी भलाई है। फिर दोनों लोग तोते की तरह पटर पटर हर एक बात और हर एक प्लानिंग बताने लगे। जब ये बात सिया के घर में पता चली तो किसी ने यकीन नहीं किया कि उनके घर की बेटी सनक में आकर कोई ऐसा बड़ा कदम उठा सकती है। पर सारे सबूत सिया के अगेंस्ट होने के कारण उनको भी मानना पड़ा कि उनकी जिद के आगे और सिया के पागलपन ने एक मासूम की जान ले ली है। और दूसरी तरफ केतन की पूरी फैमिली सिया के पेरेंट्स पर इल्जाम लगाने लगी। उनका कहना था कि सिया के परिवार में उसके माता पिता और बुआ को सिया के अफेयर के बारे में पहले से ही पता था, जिसकी वजह से शादी भी जल्दी कराना चाहते थे, क्योंकि जल्दी शादी का प्रस्ताव भी सिया के घर वालों ने ही रखा था। केतन के घर वाले तो देर से शादी कराना चाहते थे। अभी इस केस में सिया और चेतन दोनों पुलिस हिरासत में हैं। केतन के माँ और उसके परिवार का बुरा हाल है। उनके परिवार का चिराग उजड़ गया है। वह बच्चा हर चीज में अच्छा था, अपना खुद का फैमिली बिजनेस संभाल रहा था, उसका इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया बस इस चक्कर में कि किसी को किसी का प्यार मिल जाएगा। अगर ये चीज पहले सिया और चेतन सोच लेते कि कहीं आगे जाकर अगर पकड़ लिए गए तो कभी एक साथ नहीं रह पाएंगे, या इतना बड़ा कदम उठाया सिया ने, एक बार अपने घर पर बात करके तो देखती, या घर में अगर कोई नहीं सुन रहा तो एक बार केतन से ही बात कर लेती। केतन सिया से 6 साल बड़ा था, वह मैच्योर था, क्योंकि एक उम्र के बाद मैच्योरिटी आ ही जाती है। उससे बात कर लेती, क्योंकि वीडियो और फोटोज देखकर ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा कि केतन पिछड़ी सोच का था। एक बार सिर्फ बात करके तो देखती सिया, शायद आज यह अंत ना होता। उसको खुद सोचना चाहिए था कि अगर भगवान ने एक के बाद एक मौके दिए कि अभी भी समय है, बच सकते हो, तब भी अगर अपनी सोच से ऐसा काम कर रहे हो तो तुम्हारा अंत भी ऐसा ही होगा। अगर आप लोगों ने सुनी हो तो रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता की पंक्ति है, वह कहते हैं, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। अगर आप लोग भी अपने दिमाग में कोई ऐसा थॉट ला रहे हो ना तो प्लीज अभी ही उसको अपने दिमाग से हटा दो। किसी से बात करो, किसी की हेल्प लो। अगर कोई भी ना मिले तो मैं हूँ, आप मुझसे बात करो, मुझे कमेंट करो। बात करने से काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब मैं कुछ बातें इंडियन पेरेंट्स के लिए भी कहना चाहती हूँ। आजकल इंडियन पेरेंट्स को ये समझने की जरूरत है, अब उनकी जनरेशन नहीं रह गई है जहाँ बिना फोटो देखे शादी तय कर दी जाती थी और लड़की को वहीं शादी करनी होती थी। आजकल का जमाना बदल गया है और अगर आजकल ये 20-22 साल के बच्चों को बेड़ियों में बांधने की कोशिश करी जाएगी तो ऐसा ही अंजाम होगा। किसी के परिवार उजड़ेंगे, किसी के चिराग बुझेंगे। तो अपनी सोच बदलिए। किसी और की मौत होने से तो अच्छा है कि आप अपने बच्चों को ही मौत के मुंह में डालिए। उनसे बोलिए जो कर रहे हो उसके बाद जो अंजाम होगा उसके जिम्मेदार वह खुद होंगे। हो सकता है आपको मेरी बातें हार्श लगे, लेकिन यही रियलिटी है। अगर कोई लड़की समझाने के बाद भी नहीं समझ रही है या कोई लड़का समझाने के बाद भी नहीं समझ रहा है तो उनको जाने दो, जो कर रहे हैं वो करने दो। बस आखिरी में अपना अंजाम वो खुद देखें। समय दो बच्चों को, बोझ ना बनो उन पर। आखिरी में बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई तो एक ऐसा जजमेंट होना चाहिए कोर्ट का कि ऐसे केसेस रुके। और अगर ऐसे ही चलता रहा और ऐसे ही बेल पर बाहर लोग आते रहे तो वह दिन दूर नहीं है जब लड़के शादी ही नहीं करेंगे। आपका क्या कहना है इस केस पर, जरूर मुझे बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।